ऑलराइट, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। ठीक है, तो देखिए लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया के तहत ये सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं है, इसमें कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। जैसे रेगुलेशन ऑफ रेंट हो गया, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ रेंट हो गया, देन सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ टेनेंट्स हो गया, कॉन्फर्मेंट ऑफ ओनरशिप टू टेनेंट्स हो गया, रिमूवल ऑफ इंटरमीडियरीज हो गया, एंड सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स हो गया। So these things are done keeping in mind of factors like optimum utilization of land and social justice. लेकिन इन सारी हरकतों को करने के पीछे जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था, दैट इज़ सोशल जस्टिस एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड। तो ये दोनों पॉइंट लिखना ज़रूरी है। बाकी और बता सकते हैं कि हाँ, लैंड रिफॉर्म्स एक्चुअली entails regulation of rent, security of tenure of tenants, conferment of ownership to the tenants, removal of intermediaries and sealing of land holdings. देन एक टर्म होता है बुलक कैपिटलिस्ट, ये कॉइन किया गया था लॉयड एंड सुजैन के द्वारा। सो these are the farmers who have some resources but they are not rich, मतलब they have resources but they are not rich. Then Charan Singh opposed the Nehruvian Soviet style of economic development. So चरण सिंह और नेहरू के स्टाइल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफ़ी अपोजिट ख्यालात थे। He also rejected the idea of cooperative farming. Cooperative farming refers to the agricultural practices that are conducted by individuals on their holdings and resources jointly with other farmers and agencies. ठीक है, तो मतलब कोऑपरेटिव फार्मिंग में ये होता है कि अपने ही ज़मीन पे कुछ ऐसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करना दैट आर कंडक्टेड बाय इंडिविजुअल्स ऑन देयर होल्डिंग्स एंड रिसोर्सेज जॉइंटली विद अदर फार्मर्स एंड एजेंसीज, तो फिर वो कोऑपरेटिव फार्मिंग हो जाएगी। फिर ओबीसी हाउस होल्ड्स की बात करें, सो दे मेड अप 46% ऑफ द टोटल एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स। ठीक है, SC/ST हाउस होल्ड्स अकाउंटेड फॉर 16 एंड 14% रिस्पेक्टिवली। तो 46% एग्रीकल्चरल, मतलब सारे ओबीसीज़ को अगर उठाएं तो उनमें से आपको नहीं, सारे एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स अगर उठाएं तो उसमें से आपको 46% एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स ओबीसी कम्युनिटी के मिलेंगे, और 16% SC कैटेगरी और 14% ST कैटेगरी के एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड मिलेंगे। ओनली 12% ऑफ द OBCs होल्ड मोर देन 2 hectares ऑफ लैंड। ठीक है, ओनली 12% ऑफ द OBCs होल्ड मोर देन 2 hectares ऑफ लैंड, एंड मेरे ख्याल से 2 हेक्टेयर से ऊपर वो सेमी मीडियम में आता है। यहाँ देखो 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के बीच, तो ओनली 12% ऑफ द OBCs होल्ड मोर देन 2 hectares ऑफ लैंड। देन हाईएस्ट नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स की अगर बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड है, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश। वेरस केरला हैज़ द लीस्ट परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स अमंग इट्स ऑल रूरल हाउस होल्ड्स। ठीक है, तो केरला में सबसे कम एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स हैं, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाइज है और फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, और केरला में सबसे कम एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स हैं। अब हमारे देश में ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया 200 मिलियन हेक्टेयर है। अभी बता रहे थे कि out of all the agricultural households 46% belong to the OBC community, 16% to SC community and 14% to ST community। तो इसी तरह से ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया 200 मिलियन हेक्टेयर है। देन नेट सोन एरिया 139 मिलियन हेक्टेयर्स है और 42.4% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, तो क्वेश्चन में मतलब कई बार नेट सोन एरिया पूछा जाता है प्रतिशत में एज वेल एज मिलियन हेक्टेयर्स में। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया उतना नहीं पूछा जाता है, बट नेट सोन एरिया पूछ सकते हैं। खैर आप दोनों याद रखो। तो 200 मिलियन हेक्टेयर आपका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है, और आउट ऑफ दैट 139 मिलियन हेक्टेयर इज़ द नेट सोन एरिया विच इज़ 42.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया। नाउ ये टोटल जोग्राफिकल एरिया है। ठीक है, वैसे देखो तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में से कितने प्रतिशत नेट सोन एरिया है, सो दैट इज़ आई थिंक 65 नहीं 140 अराउंड मिलियन हेक्टेयर्स है, सो दैट इज़ 70%। ठीक है, बट ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया अगर हम लोग देखें नेट सोन एरिया कितना है, सो दैट इज़ 42.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया इज़ नेट सोन एरिया। क्रॉपिंग इंटेंसिटी 143.6% याद रख सकते हैं। अब इसके अलावा कौन किस चीज़ में इंडिया में प्रोडक्शन में सबसे ऊपर है और इंटरनेशनल लेवल पे सबसे ऊपर है, ये इसमें टेबल में बताया गया है। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो देखो सिल्क की अगर बात करें तो ये हमारा कर्नाटका इज़ द टॉप प्रोड्यूसर इन इंडिया, फॉलोड बाय चाइना
एट द ग्लोबल लेवल। फिर ऑलिव की बात करें तो ये राजस्थान करता है और स्पेन करता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। स्पाइसेस की बात करें तो ये एमपी में टॉप पे है और पूरे वर्ल्ड में भी इंडिया टॉप पे है। टी की बात करें तो असम प्रोड्यूसर्स द मोस्ट टी इन इंडिया एंड एट ग्लोबल लेवल इट इज़ चाइना। कॉफ़ी में कर्नाटका एंड ब्राज़ील। देन शुगर में यूपी एंड इंडिया। रबर में केरला एंड थाईलैंड की बात कर सकते हैं। पल्सेस में राजस्थान एंड इंडिया। दिस इज़ वेरी न्यू टू मी कि पल्सेस में इंडिया एक्चुअली कमांड्स द टॉप पोजीशन इन द एंटायर वर्ल्ड। सोयाबीन में एमपी और ब्राज़ील, ठीक है। मेज़ में कर्नाटका एंड यूएसए। देन मिलेट्स में राजस्थान एंड इंडिया, तो मिलेट्स में भी आपका इंडिया कमांड्स द टॉप पोजीशन। देन राइस की बात करें तो वेस्ट बंगाल और चाइना है और वीट की बात करें तो यूपी और इंडिया है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं नीचे। सिल्क और ऑलिव में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। सो सिल्क आपका कर्नाटका है और चाइना टॉप पे है। देन सिल्क के बाद फिर ऑलिव की बात करें तो ऑलिव राजस्थान टॉप प्रोड्यूसर इन इंडिया है और एट द ग्लोबल लेवल स्पेन है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑलिव। फिर स्पाइसेस की बात कर रहे हैं तो एमपी और इंडिया। फिर टी की बात करें तो ये असम और चाइना। कॉफ़ी कर्नाटका एंड ब्राज़ील। शुगर यूपी एंड इंडिया। रबर केरला एंड थाईलैंड। पल्सेस राजस्थान एंड इंडिया। सो पल्सेस राजस्थान एंड इंडिया। देन सोयाबीन इज़ मध्य प्रदेश एंड ब्राज़ील, ठीक है। सोयाबीन हो जाएगा मध्य प्रदेश एंड ब्राज़ील। अभी ब्राज़ील कॉफ़ी में भी आ गया और सोयाबीन में भी आ गया। देन मेज़ की बात करें तो कर्नाटका यूएसए। मिलेट्स राजस्थान इंडिया। राइस वेस्ट बंगाल चाइना एंड वीट उत्तर प्रदेश एंड इंडिया, ठीक है। इसमें एक फिशेस का रह गया था, इसको देख लो। आंध्रा इज़ द टॉप प्रोड्यूसर इन इंडिया एंड चाइना एट द ग्लोबल लेवल, ठीक है। ठीक है, फिर इसके बाद सिल्क की और डिटेल में बात करें तो देखो इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड प्रोड्यूसिंग ऑल द 5 कॉमर्शियल वेराइटीज़ ऑफ सिल्क। तो ये एक बात हो गई। और दूसरी चीज़ ये मलबरी सिल्क, मतलब जो 5 वैरायटी ऑफ सिल्क होती है उसमें एक मलबरी होता है, ट्रॉपिकल टासर होता है और ओक टासर होता है और एरी सिल्क होता है और मूगा सिल्क होता है। तो ट्रॉपिकल टासर, ओक टासर, इसमें ये है कि एक शायद झारखंड में मिलता है और एक मणिपुर में। अभी वो हम आगे देख लेंगे, बट फ़िलहाल के लिए 5 वैराइटीज़ ऑफ सिल्क याद रखनी है। एंड इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव ऑल द 5 वैराइटीज़ ऑफ सिल्क। तो मलबरी सिल्क हो गया, ट्रॉपिकल टासर हो गया, ओक टासर हो गया, एरी हो गया और मूगा हो गया। Now in the last 15 years the total food grain production has recorded a negative growth rate 4 times. 2009 से 10 में नेगेटिव फूड प्रोडक्शन हुआ था, 12 से 13 में, 14 से 15 में और 15 से 16 में। तो ये दोनों फेजेस आप याद रखो। इधर 2 फेज़ हो गए, 15 16 14 15, और यहाँ पे 9 10 याद रखो और 12 13 याद रखो, ठीक है। तो इन द लास्ट 15 ईयर्स टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन हैज़ रिकॉर्डेड एट नेगेटिव ग्रोथ रेट 4 टाइम्स। तो 9 10 13 12 13, 9 10 12 13, 14 15 और मेरे ख्याल से 15 16, ठीक है। But if we talk of the entire agriculture and allied sector as a whole, only 2 times in the last 2 decades there has been a negative growth. That is in 2002-03 and 2008-09. तो 2008-09 अगर हम लोग सिर्फ एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव ग्रोथ इन एग्रीकल्चर हैज़ बीन विटनेस्ड 4 टाइम्स इन द लास्ट 15 ईयर्स। सो उसमें मतलब एक 2014-15, 2015-16 ये 2 हो गए, 14-15, 15-16 और 2008-9 और 2012-13, सॉरी 2009-10 है वो, ठीक है। और अगर सिर्फ मतलब पूरे एग्रीकल्चर एज वेल एज अलाइड सेक्टर की इंक्लूडिंग फिशरीज़ वगैरह सब कुछ लेके बात करें तो फिर केवल 2 बार हमारा नेगेटिव ग्रोथ हुआ है। एक बार 2008-9 और 2002-03 में। खैर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेंस में लिखने के लिए एक अच्छा मटेरियल हो सकता है, बाकी प्रीलिम्स में तो मुश्किल है। करंट फूड ग्रेन प्रोडक्शन अभी 330 मिलियन टन्स के आसपास होवर करता है, जिसमें कि राइस जो है दैट इज़ 135.7 मिलियन टन एंड वीट जो है दैट इज़ 110.5 मिलियन टन। तो देख सकते हैं कि राइस इज़ ग्रेटर इन क्वांटिटी दैन वीट एंड राइस गिव्स द मैक्सिमम एग्रीकल्चरल कमोडिटी फॉरेक्स, ठीक है। मैंने ऊपर पढ़ा था राइस, मरीन प्रोडक्ट्स और तीसरे नंबर पे मेरे ख्याल से पल्सेस था कहीं।
ठीक है। तो यहाँ पे एक बार सर्च करना, मरीन आ जाएगा। सो देखो, राइस, मरीन प्रोडक्ट्स एंड शुगर। तो अमंग द एडिबल कमोडिटीज़ जिससे हमारा हाईएस्ट फॉरेन रिजर्व आता है फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ राइस, देन मरीन प्रोडक्ट्स एंड देन कम्स द राइस। सो दैट इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग। ठीक है, तो वापस आते हैं यहाँ। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि राइस हमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एग्रीकल्चरल कमोडिटी के रूप में फॉरेक्स प्रदान करता है, और 135 मिलियन टन्स के आसपास हमारा राइस प्रोडक्शन होता है 2022-23 में हुआ था, और 110 मिलियन टन वीट प्रोडक्शन हुआ था टोटल। इसके बाद नाइजर सीड्स की बात करें, सो इसमें 37 से 47% तक ऑयल एक्सट्रैक्शन पॉसिबल है, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इसी में है, नाइजर सीड्स में। एंड इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस, ये मैंने बता चुके हैं। और पल्सेस में राजस्थान इज़ द टॉप प्रोड्यूसर, एंड इंडिया इज़ द, मेरे ख्याल से, टॉप इन द वर्ल्ड एज वेल, अगर हम पल्सेस की बात करें तो। हाँ, ठीक है। और ऐसा एक और जगह हुआ था, मिलेट्स के केस में भी और शुगर के केस में भी हुआ था, ठीक है। और ये एमपी और इंडिया, दैट इज़ स्पाइसेस। सो कॉफ़ी, स्पाइसेस, शुगर एंड पल्सेस, इन चारों में इंडियन स्टेट्स ही टॉप पे हैं, और इंडिया एट द ग्लोबल लेवल टॉप पे है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, द वैरायटी ऑफ पल्सेस विच इज़ इम्पोर्टेड द मोस्ट इज़ लेंटिल एंड पीजन पी। तो सबसे ज़्यादा लेंटिल मंगाया जाता है हमारे यहाँ, और उसके बाद पीजन पी यानी तूर दाल, ठीक है, इम्पोर्ट की जाती है, क्योंकि हालांकि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है लेकिन फिर भी अपने कंजम्पशन से ही ख़त्म हो जाता है। फिर कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 1974-75 के आसपास का था, और एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम ये 1997 का था। इसी साल बिमस्टेक भी फॉर्म हुआ था। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन ये 2005 का था, और RKVY started during the 11th 5-year plan in 2007. Actually, RKVY started as a central sector scheme till 2015-16 and then changed to centrally sponsored scheme, and funding pattern was shared by the states. On 1st of November 2017, Cabinet changed RKVY to RKVY Raftar with outlay of 15,000 crores till 2019-20. तो RKVY के बारे में डिटेल में मृणाल नोट में मिल जाएगा। तो बस यहाँ पे ये याद रखना है स्कीम्स किस साल में ले आई गई थी। तो नेशनल हॉर्टिकल्चरल मिशन इम्पॉर्टेंट है 2005 में, और RKVY 2011 में, सॉरी 11वां 5-year प्लान था, बट दैट वाज स्टार्टेड इन 2007। कमांड एरिया डेवलपमेंट 1974-75 एंड एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम 1997। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम 97, कमांड एरिया डेवलपमेंट 1974-75। फिर RKVY ड्यूरिंग द 11th 5-year प्लान इन 2007 में ले आया गया था, नेशनल हॉर्टिकल्चरल मिशन 2005 में ले आया गया था, ठीक है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पल्सेस दो कौन सी इंपोर्ट की जाती हैं, एक लेंटिल और उसके बाद पीजन पी। देन 8th 5-year प्लान की बात करें तो इसमें इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांट दिया गया था, 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांट दिया गया था। वाइल P. सेनगुप्ता एंड सदास्युक दे गेव 3-tier डिवीजन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो 3-tier डिवीजन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कैसे कर सकते हैं, देखो 4 मैक्रो हो गया, 11 मीसो हो गया, एंड 60 माइक्रो एग्रीकल्चरल रीजन्स के रूप में बांट दिया था P. सेनगुप्ता और सदास्युक ने। तो इस तरह से 3-tier डिवीजन उन्होंने बता दिया हमारे इंडियन एग्रीकल्चर का। वैसे देखा जाए तो 8th 5-year प्लान में 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में भी इंडिया को बांट दिया गया था। आई थिंक 8th 5-year प्लान में ही 11 IIT भी बने थे, ठीक है, और 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांट दिया था। उसके अलावा 3-tier डिवीजन बाय P. सेनगुप्ता एंड सदास्युक, तो उसमें 60 माइक्रो रीजन्स थे और 11 मीसो रीजन थे और 4 मैक्रो रीजन थे, ठीक है। अभी नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन हमने ऊपर पढ़ा था 2005 में, so it has now been subsumed under the MIDH, that is Mission for Integrated Development of Horticulture through state horticultural missions in 18 states selected districts। मतलब ये हर जगह नहीं है, तो ये पूछ सकता है कि NHM किस में सबस्यूम कर दिया गया है, तो MIDH में सबस्यूम किया गया है, which stands for Mission for Integrated Development of Horticulture। तो ये स्टार्टिंग में अभी 18 राज्यों के कुछ ज़िलों से ही स्टार्ट किया गया है, सभी जगह से नहीं स्टार्ट किया गया है। देन मेन ऑब्जेक्टिव्स हेयर आर हायर हॉर्टिकल्चर ग्रोथ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे भी बात की गई है, एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पे बात की गई है। तो अब ऑप्शंस में अगर दे देगा कि हायर हॉर्टिकल्चरल ग्रोथ, तो डेफिनेटली ट्रू,
पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट तो ट्रू हो जाएगा, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जहाँ देखोगे लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, बट दैट इज़ ऑल्सो a sub target under the National Horticultural Mission, which has been now subsumed under the Mission for Integrated Development of Horticulture through state horticultural missions. ठीक है. Then it should be noted that there's a separate horticulture mission for the northeast and Himalayan states. ठीक है. Then NFSA provides legal entitlement to 67% of the country's population and covers 75% rural and 50% urban population. The National Food Security Act के अंतर कितने लोग आ जाते हैं, तो 75% रूरल एंड 50% अर्बन, तो दोनों का एवरेज निकालेंगे तो 67.5% कंट्री पॉपुलेशन को ये फूड एंटाइटलमेंट लीगली प्रोवाइड करता है. अब इसमें 4 शेड्यूल्स हैं. तो इसमें शेड्यूल 1 में जो है सब्सिडाइज्ड प्राइसेस अंडर टारगेटेड पीडीएस, ये इसके बारे में लिखा है. शेड्यूल 2 में न्यूट्रिशन के बारे में लिखा है. शेड्यूल 3 में प्रोविजंस फॉर एडवांसिंग द फूड सिक्योरिटी के बारे में लिखा है. और शेड्यूल 4 में स्टेट वाइज एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स लिखा है. ठीक है, तो शेड्यूल 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. बाकी सेकंड में तो न्यूट्रिशन है, और 3 में फूड सिक्योरिटी है, और फर्स्ट में तो सब्सिडाइज्ड प्राइसेस के बारे में बात हुई है. अभी पी सेन गुप्ता और सदाशिव ने 3 टियर डिवीज़न दिया था. उसमें 4 मैक्रो रीजन्स थे, 11 मीसो और 60 माइक्रो रीजन्स थे. एंड 8th 5-year प्लान में द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स. देन अंत्योदय अन्न योजना, ये एक स्कीम थी. 35 किलोग्राम फ्री फूड ग्रेन्स पर हाउस होल्ड पर मंथ विल कंटिन्यू. ठीक है, तो इसमें 35 kg दिया जाता है पर हाउस होल्ड पर मंथ टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर. ठीक है, अंडर NFSA, तो ये भी एक NFSA के अंतर्गत सब स्कीम है. अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, eligible households will be entitled to receive 5 kg food grains per eldest female member of the house per month at rupees 321 for rice, wheat and coarse grains per kilogram. तो wheat मिल जाएगा, 3 रुपये में राइस मिलेगा, फिर 2 रुपये में wheat मिलेगा, और 2 रुपये में wheat मिलेगा, एंड कोर्स सीरियल्स तो 1 रुपये प्रति किलो में मिल जाएगा. द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑल्सो फोकसेस ऑन न्यूट्रिशनल सपोर्ट ऑफ women and children by allowing lactating mothers to take home ration worth 600 calories and 18 to 20 grams protein. तो ये वाला जो प्रोविज़न है ना, ये प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स फॉर टेक होम राशन वर्थ 600 कैलोरीज एंड 18 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, ये भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में ही लिखा हुआ है. अलॉन्ग साइड अंत्योदय अन्न योजना, ये भी बात लिखी हुई है. देन अलॉन्ग विथ फाइनेंशियल हेल्थ असिस्टेंस ऑफ 6,000 रुपीज़ इन सच इंस्टॉलमेंट्स एज द स्टेट गवर्नमेंट डीम्स फाइन. तो ये वाली बात भी लिखी हुई है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 6,000 रुपीज़ देना है विमेन को. आई थिंक उसमें कैसे भी देना है, वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अगर करवाती हैं बच्चों का, तो फिर पार्ट ऑफ दिस कॉर्पस इज़ पेड थ्रू दैट, एंड अनदर पार्ट इज़ पेड थ्रू मैटरनिटी प्रोविजंस. तो कुल मिला के इसमें NFSA में जो सारे प्रोविजंस हैं, एक तो अंत्योदय अन्न योजना 35 किलो वाला पर फैमिली, मतलब पर हाउस होल्ड पर मंथ. दूसरा था यहाँ पे 5 kg फूड ग्रेन्स टू द एल्डेस्ट फीमेल मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड पर मंथ एट सब्सिडाइज्ड प्राइसेस ऑफ 3 रुपीज़ पर kg फॉर राइस, 2 फॉर वीट एंड 1 रुपीज़ फॉर कोर्स ग्रेन्स. देन इसमें वीमेन के लिए टेक होम राशन वर्थ 600 कैलोरीज या 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन along with financial health assistance of 6,000 rupees in such installments as the state governments deem fit. तो ये बातें भी हैं उसमें. देन 1971 में स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी बनाई गई थी, स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी टू रेज द इनकम लेवल्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स. ठीक है, सिमिलरली NATP आया था ये 1998 में, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, और ये ICAR और वर्ल्ड बैंक मिल के किए थे. So also the first attempt for crop insurance was made in 1985. It was called as CCIS, which was replaced in 1999 by NAIS. Finally, NAIS was replaced by Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 2016. ठीक है, तो ये पहला जो क्रॉप इंश्योरेंस वाला कोई प्रावधान ले आया गया था, that was started in 1985 and through the CCIS नाम था उस स्कीम का. Then it was replaced by NAIS, और NAIS was finally replaced by 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. Then NA National Agricultural Technology Project that was started by ICAR and World Bank. I think ये कब 1998 में स्टार्ट हुआ था, and
स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, ये 1971 में स्टार्ट हुआ था टू रेज द इनकम लेवल्स ऑफ द स्मॉल फार्मर्स। देन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 वापस आते हैं, प्रोवाइड्स फॉर स्टेट फूड कमीशंस। स्टेट फूड कमीशंस इसमें बनाने का प्रावधान है, एंड दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007। तो ये मिशन जहाँ लग जाता है तो ये दूसरी चीज़ है, दैट इज़ 2007 वाला, whereas National Food Security Act 2013 that is a different legislation. So National Food Security Mission में क्या लिखा है कि its objective is to increase rice, wheat, pulses and cereal production, popularizing new crop seed varieties and technology, cropping area expansion, productivity enhancement, increasing farmer profits. तो इसमें न्यू सीड वैराइटीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाना है, क्रॉपिंग एरिया एक्सपेंशन की बात करनी है, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट की बात करनी है। सो ये सारे फीचर्स लिखे थे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 में। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चरल मिशन 2005 में आया था, बाद में उसको सब्स्यूम कर लिया गया था MIDH में थ्रू स्टेट हॉर्टिकल्चरल मिशंस। फिर सो दैट वाज नेशनल हॉर्टिकल्चरल मिशन आया था वो, ठीक है, 2005 वाला। देन RKVY हमने बताया 2008 में आया था, 2007 में आया था 11th 5-year प्लान में। इनिशियली सेंट्रल सेक्टर स्कीम, देन चेंज टू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। और उससे पहले एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम 1997 में आया था, और फिर कमांड एरिया डेवलपमेंट 1974-75 में आया था। फिर नाइजर सीड्स में सबसे ज़्यादा तेल होता है, और लेंटिन और पीजन पी दो सबसे ज़्यादा इंपोर्टेड पल्सेस हैं। 330 मिलियन टन्स में से 135 मिलियन टन तो लगभग राइस है, और वीट 110 मिलियन टन का प्रोडक्शन है। देन पिछले 15 साल में अगर टोटल फूड ग्रेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कब नेगेटिव ग्रोथ रेट हुई है तो 2009-10 और 12-13, फिर 14-15 और 15-16। लेकिन अगर एलाइड को भी इंक्लूड कर दें, एलाइड एग्रीकल्चरल, तो फिर 2 बार हुई है, 2002-03 और 2008-09 में। फिर हमने सिल्क के बारे में पढ़ा कि 5 वेराइटीज़ हैं इंडिया के पास, पाँचों की पाँचों मिलती हैं, ठीक है, मलबरी, ओक टासर, ट्रॉपिकल टासर, एरी एंड मूगा, राइट। तो ये सब हो गया। इसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में 3 सब प्रोविजंस इंक्लूडिंग हाउ नेशनल फूड सिक्योरिटी 2013 इज़ डिफरेंट फ्रॉम नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। देन इसके अलावा कुछ और एग्रीकल्चरल स्कीम्स हैं, जैसे ये KVK है, कृषि विज्ञान केंद्र 1974, CADP मैंने ऑलरेडी बता चुका है 1975। देन लैब टू लैंड एक स्कीम आई थी 1979 में, और NATP-ICAR प्लस वर्ल्ड बैंक 1998। फिर NAIP ये वो क्रॉप इंश्योरेंस वाला है 2006 में, जो कि अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आ गया है 2016 से। इसके अलावा RKVY मैंने बताया 11th 5-year प्लान 2007 से स्टार्ट हुआ था, एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 से स्टार्ट हुआ था। तो ये सारी स्कीम्स हैं, ठीक है। देन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में 8 कंपोनेंट्स हैं। इसके जो सब मिशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे इसमें 8 कंपोनेंट्स हैं टोटल नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में, और इसको गूगल करके देखना चाहिए। तो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के जो सब कंपोनेंट्स हैं वो हम अगले वीडियो में देखते हैं। अलॉन्ग साइड आई थिंक नेशनल हॉर्टिकल्चरल मिशन में भी कुछ सब मिशंस हैं, वो भी देखेंगे, और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के जो सब 8 कंपोनेंट्स हैं वो भी देखेंगे अगले वीडियो में।